हमने जो है सब्लिमेशन पढ़ लिया और सब्लिमेशन में जो है सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस फॉर्म में एंड वाइस वर्सा है, मतलब गैस भी डायरेक्टली कन्वर्ट होता है सॉलिड फॉर्म में बगैर लिक्विड स्टेट में आए हुए। और इसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जिन सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है, तो कैम्फर, नैप्थलीन, आयोडीन, ड्राई आइस। तो इसमें ये जो आपको ड्राई आइस नाम जो दिख रहा है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं और वो एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या है वो देख लेते हैं। तो उससे पहले ये ड्राई आइस जो है ये है क्या, तो इसका अगर अपने ये सॉलिड फॉर्म में होगा और उसे हीट करोगे आप, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वो डायरेक्ट अपने गैस फॉर्म में आ जाता है। और वही इसके गैस फॉर्म पे प्रेशर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्या है, तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, एक हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो ड्राई आइस है इसका केमिकल नेम क्या है। तो जो ड्राई आइस है उसका जो केमिकल नेम है तो वो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नाम आपने सुना है और वो नॉर्मली गैस फॉर्म में ही होता है, लेकिन अगर हम उस पर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें और प्रेशर क्या करें जी, इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर हम डिक्रीज करें और प्रेशर क्या करें, इंक्रीज, तो वो बगैर लिक्विड फॉर्म में आए हुए सीधे डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ गया तो उसी से उसका केमिकल नेम बना दिया क्या, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो ड्राई आइस का जो केमिकल नेम है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और क्यों है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंपोजिशन तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नाम ड्राई आइस क्यों दिया। ठीक है, तो एक तो केमिकल नेम पूछा, दूसरा जो है केमिकल नेम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं। तो अगर देखो हम वैसे नॉर्मली हम कहें तो ड्राई आइस से हमें जो समझ में आ रहा है तो ड्राई आइस मतलब आइस की तरह कूल होगा, ठंडा होगा। ठीक है, और वाकई में जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो आइस की तरह क्या होता है, कूल, ठंडा। ठीक है, अब ड्राई नाम, तो ये जो आइस की तरह कूल जो सब्सटेंस है इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए नाम आता है ड्राई। ठीक है, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल आप आइस लेते हो तो ठंडा तो है लेकिन उसमें वाटर भी तो है, पानी है, गीला हो रहा है वो। पर ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये बर्फ की तरह ठंडा होता है लेकिन इसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं होता है, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, ड्राई आइस। पर प्रॉपर जो हमने एग्जाम में लिख के आना है वो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे अंडर प्रेशर स्टोर करके रखते हैं, तब जाके वो आइस की तरह बिहेव कर रहा होता है। और जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर क्या करेंगे, हम कम करते जाएंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में। तो उसे अंडर प्रेशर स्टोर करके रखते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, ड्राई आइस। ठीक है, तो आप आंसर देख लीजिए प्रॉपर जो लिखना है, वो जो मैंने आपको समझाया आप उस पर नहीं जाइएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कब है, जब अंडर प्रेशर उसे स्टोर कर रखा और जैसे ही उसके ऊपर हम प्रेशर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो वो जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आइए ये आंसर देख लीजिए, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर and solid carbon dioxide gets converted directly to gas state on decreasing of pressure to कहाँ, 1 atmosphere। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर हम पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, कितना करता है, तो हम उसे कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस प्रेशर तक अगर हम ले आए प्रेशर तो वो अपने सॉलिड से डायरेक्ट किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। अब जो है हमने जो है यहाँ पे एक नया हमने टॉपिक पढ़ना है और उसका जो नाम है वो कौन सा है, लेटेंट हीट। ठीक है, अब हमने जो पढ़ना है तो वो क्या है, लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट में हमें नाम पे आ रहा है कि हाँ किसी हीट की बात हो रही होगी। तो लेटेंट हीट कौन सी हीट होगी, तो इसका दूसरा नाम भी दिया जाता है और इसका जो दूसरा नाम दिया जाता है वो क्या होता है, हिडन हीट।
ठीक है। इस लेटेंट हीट को हम और क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं हिडन हीट, ठीक है, हिडन हीट, छुपा हुआ हीट। अब इसके नाम में हिडन हीट जो है हमने रखा है, तो इस किस बेसिस पे रखा है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो हीट है वो दो इफेक्ट क्रिएट करता है। एक तो इंक्रीज इन टेम्परेचर और दूसरा जो है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट किस सेंस पे, अगर हम सॉलिड को हीट सप्लाई करें तो वो मेल्ट हो जाएगा, स्टेट चेंज होगी, या अगर हम लिक्विड को हीट सप्लाई करें तो वो बॉयल हो जाएगा, गैस फॉर्म में जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस या मैटर को अगर हीट सप्लाई करेंगे तो दो इफेक्ट है, इंक्रीज इन टेम्परेचर और दूसरा चेंज इन स्टेट। पर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जितना भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ उस सब्सटेंस या मैटर के स्टेट में चेंज लाता है, लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, कि थर्मामीटर ले लीजिए आप और सब्सटेंस का टेम्परेचर की रीडिंग लेते रहिए और हीट सप्लाई करते जाइए। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर में चेंज आते जा रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं हम और टेम्परेचर में चेंज आते जा रहा है, तो उस समय वाली हीट लेटेंट हीट या हिडन हीट बिल्कुल नहीं कहलाएगी, क्योंकि उस टाइम स्टेट में चेंज आ रहा है लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रही है। पर एक पर्टिकुलर रीज़न में क्या होगा, हीट सप्लाई हो रही है, स्टेट जो है मैटर का वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है वही पोर्शन वाली हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट या हिडन हीट। ठीक है, मैं भी अब इससे और अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर और इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर, और इसीलिए इसे नाम क्या दिया, लेटेंट हीट। और सिंपल वे में हम देखें तो हमने एक और स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। तो लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो किसी भी सब्सटेंस को हम सप्लाई करते हैं जिसके कारण उसके स्टेट में तो चेंज होता है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। तो उस तरीके से वो क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट। अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये चार हमने पढ़े थे। तो इनमें अगर हम बात करें कौन से ऐसे दो प्रोसेस है जिसमें हीट सप्लाई करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आप कहोगे दो है, एक मेल्टिंग हो गया और दूसरा जो है बॉइलिंग। ठीक है, मेल्टिंग में सॉलिड को हीट देते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग में लिक्विड को हीट देते हैं तो वो गैस फॉर्म में या वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो इसके भी अगर हम टाइप्स देखें तो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, टाइप्स जो हम देखें तो वो दो तरीके से। उससे पहले मैं एक बार और इसे क्लियर करता हूँ कि होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं तो वो दो इफेक्ट क्रिएट करता है, एक इंक्रीज इन टेम्परेचर और एक चेंज इन स्टेट। लेकिन अगर जितना भी हीट हमने सप्लाई किया वो पूरा का पूरा हीट अगर स्टेट चेंज करने में यूज हो जाए, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसे ब्रेक करने के लिए यूज हो और टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज ना करे, तो उस पोर्शन वाली हीट ही कौन है, लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट। ठीक है, अब इसके हमने जो है क्या देख लेने हैं, तो हमने इसके यहाँ पे क्या देखने हैं, टाइप्स देखने हैं। तो मैंने जैसे कहा दो ही प्रोसेस है जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं, इस कारण से लेटेंट हीट के भी दो ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक जो आ जाएगा वो आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और फ्यूज़न किसका नाम था, तो मेल्टिंग का ही दूसरा नाम था। तो पर ज़्यादा वैसे बोलने में जो यूज़ होता है वो फ्यूज़न होता है, आप इसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या मेल्टिंग, तो फ्यूज़न या मेल्टिंग वर्ड आते ही हमें पता चल गया सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। पर लेटेंट हीट जोड़ा है इसका मतलब स्टेट तो बदलेगी, पर हमें एक लाइन इसमें ऐड करनी पड़ेगी, विदाउट राइज इट्स टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो स्टेट तो चेंज होगा लेकिन वो हीट फिर लेटेंट हीट नहीं होती है। तो आइए थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज
स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने 1 kg को लिया, आप चाहे 5 kg आ जाए, 15 kg आ जाए, हाफ kg आ जाए, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये जो लिखा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं कि विदाउट राइज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। आपने डेफिनेशन देख लिया है, मैं यहीं पे मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैंने एक दूसरी स्टेटमेंट तो लिखी है, उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या हुआ, तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और वाली स्टेटमेंट से आप देख लीजिए, तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड और विदाउट एनी चेंज इन, ठीक है जी, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर है, यही यहाँ इस स्टेटमेंट में इसे रिप्रेजेंट कर रहा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या मेल्टिंग। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम आइस की बात करें और उसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो मेल्ट होके वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है। पर किसी पोर्शन में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जो हीट के कारण है टेम्परेचर में चेंज नहीं आती, तो वो लेटेंट हीट हो जाती है। तो आइस की जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है उसकी वैल्यू कितनी है, तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो जूल पर किलोग्राम यूनिट लिया यहाँ, मतलब 1 किलोग्राम आइस को अगर हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, तो उसमें कितनी लेटेंट हीट चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। तो ये जूल हीट के लिए यूनिट है और पर किलोग्राम तो 1 kg आइस का। अगर आप यहाँ पे 3 kg आइस का लेते तो ये जो वैल्यू थी, ठीक है, वैसे कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि 1 kg के लिए ये वैल्यू है। अगर 3 kg के लिए वैल्यू निकालनी होती तो इस पूरे पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3, तब जाके वो 3 kg आइस की लेटेंट हीट आ जाती। अब ये हो गया लेटेंट हीट। अब दूसरा जो है वो कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग वाला। तो ज़्यादा नाम जो फेमस या पॉपुलर है वो लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपोराइजेशन। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेम है, कंसेप्ट बस यही चेंज होगा कि फ्यूज़न वाले केस में सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, और जो अब हम वेपोराइजेशन वाली बात करेंगे तो उसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे किस में, वेपर्स में, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप जो है वो इसका हमने यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस हिसाब से दूसरा जो मैंने आपको कहा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अब है लेटेंट हीट ऑफ क्या है, वेपोराइजेशन है। और वेपोराइजेशन जो है वो और क्या होता है, तो बॉइलिंग ही हम कहते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी हम कह सकते हैं। तो सेम डेफिनेशन, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो हम 1 kg ऑफ लिक्विड को सप्लाई करेंगे और वो गैस या वेपर्स फॉर्म में जाएगा, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रही है और लिक्विड वेपर्स में भी चेंज हो रहा है तो फिर वो हीट सप्लाई है, लेटेंट हीट नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर की जगह हम लिख सकते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तब भी बात वही है। तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू दी है एग्जांपल। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने किसका ले लिया, वाटर का, ठीक है। तो यहाँ ऑफ वाटर, तो वाटर की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है कितनी है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम वाटर को अगर आपने वेपर्स में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर में भी चेंज ना हो तो उसके लिए जो हीट सप्लाई करोगे आप वो 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है। अगर 5 kg
वाटर को कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू में 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है इसमें, मैं बस क्लियर हो जाए आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये 1 kg के लिए वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि 10 kg आया तो इतनी ही वैल्यू रहेगी, वो तो चेंज होगी, वो तो अमाउंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अब यहाँ पे जो है आप एक काम करिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, आप एक बारी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। तो एनसीईआरटी में क्या है, ये जो दो टाइप हमने देखे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इससे रिलेटेड दो डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। दो जो है इमेजेस बनी हुई हैं। है क्या, एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है, एक हमने बीकर लिया और उसमें हमने क्या फिल कर दिए, आइस क्यूब्स, ठीक है। आप समझते जाइए, ठीक है। तो एक बीकर हमने ले लिया, उसमें हमने बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल दिए और उसमें स्टैंड के हेल्प से हमने थर्मामीटर भी प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तो पूरा का पूरा आइस है, तो थर्मामीटर जो रीडिंग दे रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा होगा, ठीक है। अब हमने जो है बीकर को हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि वो जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन थर्मामीटर में रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस ही है और सारा का सारा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, पर टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। मतलब जब तक आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था और थर्मामीटर में रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस ही दिख रही थी, तो उस समय जितना भी हमने हीट सप्लाई किया वो उस आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ। सेम ऐसे ही एक डायग्राम आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए दिखेगी, इसे भी ध्यान से सुन लीजिए आप। हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर फिल कर दिया और स्टैंड के हेल्प से थर्मामीटर उस वाटर में हमने प्लेस कर दिया ताकि हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलती रहे। अभी फ़िलहाल वाटर हमारा रूम टेम्परेचर पे था, तो थर्मामीटर हमें जो रीडिंग दिखा रहा है, मान लीजिए आप 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस ही कंसीडर करते हैं, तो थर्मामीटर अभी हमें उस वाटर की रीडिंग कितनी दिखा रहा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो देखा वाटर जो है वो तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है उसकी रीडिंग इंक्रीज होती जा रही है। थर्मामीटर में टेम्परेचर अब 27 डिग्री सेल्सियस की जगह बढ़ता जा रहा है, 30, 35, 40, ठीक है, 47, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होती जा रही है और टेम्परेचर की जो फाइनल रीडिंग थर्मामीटर में हमें दिखती है 100 डिग्री सेल्सियस। उस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचने में जितनी भी हमने हीट सप्लाई की है वो लेटेंट हीट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो लेटेंट हीट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होता आ रहा था, तो वो वाली हीट लेटेंट हीट नहीं थी। लेकिन जैसे ही थर्मामीटर पे रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी और हीट सप्लाई करते जा रहे। तो अब देखा वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब थर्मामीटर में टेम्परेचर रीडिंग 100 ही डिग्री सेल्सियस ही है, उसमें कोई अब चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट हो गया है और हम हीट सप्लाई किए जा रहे हैं और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर में अब कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अब जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद हमने जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है वो वाली हीट ही क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। इनिशियली जो हम प्रोवाइड कर रहे थे हीट वो लेटेंट हीट नहीं है, क्योंकि उसके कारण तो टेम्परेचर क्या हो रहा था, चेंज, ठीक है। तो आई होप मैं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लेटेंट हीट किस वाली हीट को हम कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने दो एरो में जो है कुछ मार्क कर रखे हैं, तो ये थोड़े से ऐसे इंपॉर्टेंट सी लाइनें हैं और हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो, ठीक है। तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैज़ मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इसका एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आपको जो है
वाटर वेपर मतलब वही स्टीम कह लीजिए आप, कि जो स्टीम है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वाटर बॉइलिंग फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी अलग से हमने लिया है और वाटर भी हमने अलग से लिया। कह रहा है किससे आपको बर्न, अगर बाई चांस आपके हैंड पे स्टीम कांटेक्ट में आया 100 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपके हैंड में गिर जाए तो किससे ज़्यादा बर्न होगा, आप जलोगे किससे ज़्यादा। तो किससे ज़्यादा जलोगे, टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, लेकिन जो हमारा बर्न जो ज़्यादा कॉज करेगा वो कौन करेगा, स्टीम। रीज़न क्या है, वो ये लाइन्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का भी और वाटर वेपर्स या स्टीम का भी, लेकिन एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है, स्टीम के अंदर, और इसलिए वो ज़्यादा बर्न या ज़्यादा जो है वो डैमेज या कॉज करेगा। ठीक है, अब एनर्जी ज़्यादा क्यों है आप ये बताइए। ठीक है, अब टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी स्टीम में वाटर के कंपेयर में ज़्यादा क्यों है। तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, अब उसे अगर स्टीम में कन्वर्ट करना है तो वो वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा, पहले आप ये बताइए। अगर वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है तो वाटर जो है एक्स्ट्रा और एनर्जी या हीट लेगा, तभी तो वो स्टीम में जाएगा। मतलब जब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें उस वाटर के रेस्पेक्ट पे एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। ठीक है, आप समझ गए ना, वाटर है ठीक है, पर उसे स्टीम फॉर्म में आने के लिए मान लीजिए 10 जूल एनर्जी और लेनी पड़ रही है। तो पहले वाटर में मान लीजिए 5 जूल एनर्जी थी और वाटर ने 10 जूल एनर्जी और ली, अब एनर्जी हो गई 15 जूल, पर वो अब वाटर में नहीं किस फॉर्म में आ गया, स्टीम में। तो वाटर में है 5 जूल और स्टीम में कितनी एनर्जी है, 15 जूल। तो इसलिए स्टीम जो है वो ज़्यादा डैमेज या बर्न कॉज करेगा। ठीक है, अब एक लाइन मैंने और यहाँ दी हुई है कि एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हाउ वी लिक्विफाई अ गैस, किसी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लाइन दी है ये उस क्वेश्चन का आंसर है। किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो उस गैस का हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे और उस पर प्रेशर क्या कर देंगे, इंक्रीज़। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के कारण गैस के पार्टिकल्स की मोशन या काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और प्रेशर इंक्रीज़ करने के कारण वो गैस के पार्टिकल्स क्लोज आने लग जाएंगे और क्लोज आते आते इतने क्लोज आ जाएंगे कि वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और दोनों क्वेश्चन मैंने आपको